Hello students, in the last lecture we were discussing about ideal gas equation. Ideal gas equation is obtained by combining the three gas laws, that is Boyle's law, Charles law and Avogadro's law, and it is written in this manner. So this equation is called ideal gas equation. Any gas which follow this equation at all conditions of temperature and pressure is called ideal gas. तो जो भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी प्रेशर पे, उसको क्या बोलेंगे हम? आइडियल गैस बोलेंगे। बच्चों, आइडियल गैस को जब भी आप किसी सिलेंडर के अंदर फिल करके कंप्रेस करते हो, ठीक है, कंप्रेस करने का मतलब उसके ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगाना। तो ध्यान रखना, ये कंप्रेशन हम कैसे कर रहे हैं? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर जो है वो बढ़ा रहे हो, तो गैस जो है वो कंप्रेस होगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो पहले वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, V2 क्या हो गई? कम हो गई V1 से। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है जब हम इस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तब। तो जब किसी आइडल गैस को कंप्रेस करते हैं और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ हम बनाते हैं कि कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस कितनी कंप्रेस होगी, मतलब उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो इसका ग्राफ कैसा आता है आइडल गैस के लिए? ऐसा ग्राफ आएगा। ये ग्राफ हमें कहाँ मिला था? तो देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम चेंज होती है। तो ये किसने बोला था? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में आप ये ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है किसी भी आइडल गैस का, क्योंकि आइडल गैस क्या करती है? आइडल गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है, और बॉयल्स लॉ को जब फॉलो करती है तो ग्राफ कैसा बनता है आइडल गैस का? इस तरीके का ग्राफ आएगा। एक और ग्राफ हमने बनाया था बॉयल्स लॉ के अंदर ही, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का। ये ग्राफ कैसा आता है? इट कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आइडल गैस जो है, इन दोनों में से कोई भी ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके का बिहेवियर शो करेगी। ये लाइन किसकी है? दिस इज फॉर आइडियल गैस। तो बच्चों, आइडियल गैस जो थी इसके लिए एक थ्योरी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर क्या है? रूल्स लिखे हुए हैं जो आइडियल गैस फॉलो करती है। इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मैं दो रूल्स जो है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूं, क्योंकि आगे ये रूल्स जो है वो यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के दो पोस्टुलेट हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके दो पोस्टुलेट हैं जो कि हम आगे चल के यूज करने वाले हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या दिया गया था? सबसे पहले ये बात बोली गई थी कि कोई भी आइडल गैस जो होती है, जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, उसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा होती है कि उसके मॉलिक्यूल्स की या उसके पार्टिकल्स की वॉल्यूम जो है वो हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ध्यान रखना बच्चों, कोई भी आइडियल गैस जो है किसी भी टेम्परेचर पे हो, चाहे वो किसी भी प्रेशर पे हो, उसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा होगी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल जो उस गैस को बना रहा है, उसकी वॉल्यूम बहुत छोटी होती है उस टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा मॉलिक्यूल है कि हम उसकी वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोला गया कि ये जो गैस ले रहे हो आप, जिसको आप आइडल गैस ले रहे हो, इस आइडल गैस के पार्टिकल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो किसी भी टेम्परेचर पे आप इस गैस को ले लीजिए, किसी भी प्रेशर पे इस गैस को ले लीजिए, यहां पर क्या रहने वाला है? इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं रहता। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction between molecules is absent।
किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है पार्टिकल्स के बीच में। ये 2 पॉइंट बोले गए थे अबाउट आइडियल गैस। तो आइडियल गैस कैसी होगी? आइडियल गैस जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, और दूसरा उसके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस जो होगी उसके कंपैरिजन में इन गैस की वॉल्यूम्स क्या रहने वाली है? नेग्लिजिबल। तो आइडियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है। आइडियल गैस को जब आप कंप्रेस करोगे तो इस तरीके से उसके ग्राफ आएंगे, और आइडियल गैस इन 2 रूल्स को फॉलो करती है, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे कोई भी प्रेशर हो। अब हमने क्या किया, हमने हमारे सराउंडिंग में जो गैसेस हैं हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि भाई इनमें से कौन सी आइडियल गैस है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी गैस है जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे, हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? अलग अलग गैसेस को ले लेते हैं। एक बार हमने सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस को ले लिया, प्रेशर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और इसका प्रेशर बढ़ाते गए। ठीक है, प्रेशर बढ़ाते गए तो देखते गए कि भाई वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई कर रही है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक बार हाइड्रोजन को ले लिया, अगली बार हमने हीलियम को ले लिया, इसको कंप्रेस करने लग गए। अगली बार हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लिया, इसको कंप्रेस करने लग गए। अगली बार हमने मीथेन को ले लिया, इसको कंप्रेस करने लग गए। सभी का टेम्परेचर कंप्रेस करते टाइम क्या रखा था? कांस्टेंट रखा था। ठीक है, और प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे और वॉल्यूम जो थे वो नोट करते जा रहे थे। तो जब हमने अलग अलग गैसेस का प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन स्टडी किया इस तरीके से, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि आइडियल गैस की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आइडियल गैस की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो आना चाहिए था, भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स हो गई ना। तो अगर तुम्हारा प्रेशर 1 एटीएम है तो वॉल्यूम कितनी आनी चाहिए? वो इक्वेशन से पता चल जाएगा। प्रेशर तुमने 2 एटीएम कर दिया तो अभी भी वॉल्यूम कितनी आनी चाहिए? इन दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहेगा, तो इस वजह से ये वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? कांस्टेंट आनी चाहिए, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट आना चाहिए था। तो हमारे पास पहले से ही वैल्यू थी कि जब हम इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन गैस पे तो इतनी वॉल्यूम आनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो 10 आता है, तो प्रेशर की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 1 रख रखी है, वॉल्यूम हमने रख रखी 10 लीटर। तो ये वॉल्यूम 10 लीटर है और प्रेशर हम ऊपर से कितना अप्लाई कर रहे हैं? 1 एटीएम। ठीक है, अब तुमने क्या किया? तुमने इस प्रेशर को बढ़ा के 2 एटीएम कर दिया, तो ये प्रोडक्ट तो क्या रहने वाला है? ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। तो अब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 5। तो 2 5 10, तभी तो ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी, लेकिन अभी भी दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो हमारे पास पहले से क्या थी? वॉल्यूम की वैल्यू थी। हमने सोच रखा था कि जब इतना प्रेशर होगा, 1 एटीएम प्रेशर होगा, तब तो वॉल्यूम कितनी आएगी? 10 लीटर। जब हम प्रेशर को बढ़ा के 2 एटीएम कर देंगे तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 5 लीटर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब ग्राफ बनाया गया इन गैसेस का, क्या देखने को मिलता है? वॉल्यूम कुछ और ही आ रही है। तो हम सोच रहे थे कि वॉल्यूम आएगी 5 लीटर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि वॉल्यूम जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। हमने ये सोचा था कि इतनी वॉल्यूम आएगी, लेकिन ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आ रही है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रही है ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये गैस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही। फिर इसके लिए भी सेम इसी तरीके से ग्राफ बना के देखा, इसके केस में भी इसी तरीके से आता है। इनके केस में भी जो है वो ये इक्वेशन फॉलो नहीं होती, इनका ग्राफ भी ऐसा नहीं आता आइडियल गैस के जैसा। तो ये आइडियल गैस का ग्राफ था। तो एक एक करके जब हमने सभी गैसेस के ऊपर ये इक्वेशन इंप्लीमेंट करके और रिजल्ट्स जो थे उनको एनालाइज किया, तो हमें ये पता चला कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी गैसेस हैं वो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। कब फॉलो करती है? यहाँ पर देखो, ये दोनों ग्राफ जो है वो यहाँ पर आके मीट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है? प्रेशर कम है। तो एट लो प्रेशर ऑल द गैसेस इन आवर सराउंडिंग दे फॉलो दिस इक्वेशन एट लो प्रेशर। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड द गैसेस शो डेविएशन। तो जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं हमारे सराउंडिंग में जो गैसेस हैं उनके ऊपर, तो वो आइडियल गैस इक्वेशन से डेविएशन दिखाने लग जाती हैं।
तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ था। ऐसे ही आप प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस पी का ग्राफ भी बना सकते हो इन गैसेस के लिए। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, आइडियल गैस की लाइन तो ये थी, हम सोच तो रहे थे कि हमारी गैस जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी और ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में हमें ग्राफ कैसा देखने को मिलता है, हाइड्रोजन इधर गई, हीलियम इधर गई, कार्बन मोनोऑक्साइड इधर गई और मीथेन इधर गई। तो कोई भी गैस जो हमारे सराउंडिंग में है वो इस लाइन को फॉलो नहीं कर रही, ऐसा ग्राफ नहीं दे रही, बल्कि किसी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, किसी का नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो ये जितनी भी गैसेस है जो हमारे सराउंडिंग में है, ये इस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ऐसी गैसेस को फिर क्या नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड रियल गैसेस। जो गैस वास्तव में एग्जिस्ट करती है और जो सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर पर इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, दे आर कॉल्ड रियल गैसेस। तो बच्चों मैं यहाँ पर अब आपको एक टर्म जो है वो लिख रहा हूं, रियल गैस। व्हाट इज अ रियल गैस? The gas which do not obey ideal gas equation at all conditions of temperature and pressure is called a real gas. Real gas. The gas which do not obey this equation. कौन सी equation? Ideal gas equation at all condition of temperature and pressure is called real gas। तो अभी जो ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ में मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जब प्रेशर लो रहता है उस टाइम पर क्या होती हैं, रियल गैसेस आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो करती हैं, क्योंकि यहाँ पर आके ग्राफ जो है वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या है, लो प्रेशर। तो लिख लो इस पॉइंट को, एट लो प्रेशर, या फिर हाई टेम्परेचर पे भी हम इसका इफेक्ट देखेंगे, या फिर हाई टेम्परेचर real gas follows ideal gas behavior। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे, ये जो डिफरेंस है इन दोनों गैसेस के बीच में, ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो गैप बढ़ता जा रहा है ग्राफ के बीच में। as the pressure is increased, as the pressure is increased, the real gas show deviation from ideal gas behavior। ठीक है, तो कब फॉलो नहीं करती रियल गैस, जब प्रेशर हाई होता है। तो लिख लेना यहाँ पर, हाई प्रेशर हो या फिर लो टेम्परेचर हो, उस टाइम पर गैसेस जो है वो क्या करती हैं, डेविएशन शो करती हैं, आइडियल गैस से अलग बिहेवियर शो करती हैं। और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना ही डेविएशन ज्यादा होता जाएगा। तो बच्चों लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस जो हमारे सराउंडिंग में गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, दे फॉलो दिस आइडियल गैस बिहेवियर। ग्राफ बता रहा है, दोनों ग्राफ मैच हो जाते हैं यहाँ पर आके। लेकिन जब हम प्रेशर जो है उसको ज्यादा रखते हैं, टेम्परेचर को कम रखते हैं, तो रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस से अलग बिहेवियर शो करती हैं, डेविएशन शो करती हैं। तो अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी गैसेस हैं वो सभी कैसी गैसेस हैं, रियल गैसेस हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो डेविएशन बढ़ता जाएगा। तो हमने सोचा तो ये था कि रियल गैस का ग्राफ जो है वो आइडियल गैस से बिल्कुल मैच करता हुआ जाएगा। हमारी कोई ना कोई ऐसी गैस मिलेगी हमें एटमॉस्फेयर में जो इस इक्वेशन को फॉलो करती हुई मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली एक भी गैस ऐसी नहीं मिलती जो हर एक प्रेशर पे और हर एक टेम्परेचर पे इस लाइन को बिल्कुल मैच करती हुई चले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडियल गैस का जो कंसेप्ट है वो क्या है, जस्ट थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ऐसी कोई गैस हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करती जो सभी प्रेशर पे और सभी टेम्परेचर पे इस इक्वेशन को फॉलो करे। तो आप ये दो पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पर, आइडियल
gas is a hypothetical concept. No such gas exists in our surrounding. ठीक है, all the gases present in our surrounding are real gases. तो बच्चों देखो, अभी जो हमने दो ग्राफ बनाए थे, इन दोनों ग्राफ को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन सी रियल गैस कितना डेविएशन शो कर रही है, ठीक है, टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, किस गैस ने कितना डेविएशन शो किया। हम यहां पर एक फैक्टर को कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो ये एक्सटेंट ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है इस फैक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से, और z का फॉर्मूला क्या होता है, z का फॉर्मूला होता है PV/nRT। ठीक है, अब देखो हमने एक्सपेक्ट क्या किया था कि PV=nRT, आइडियल गैस के जितना प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आएगा। तो ये जो nRT मैंने लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक्सपेक्टेड या फिर आइडियल, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो आना चाहिए था। और ये क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जो हमें गैस शो कर रही है, मतलब रियलिटी में जो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ये nRT है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, मतलब PV आइडियल। और ऊपर जो PV लिखा हुआ है वो क्या है, वो जो गैस तुम्हें एक्चुअल में प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट शो कर रही है, ये वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम रियलिटी में कितना है। तो Z जो है इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इस Z को, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, जब हम ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं कि कौन सी गैस कितना ज्यादा डेविएट करती है आइडियल गैस से, तो ग्राफ हमें कुछ देखने को मिलता है ऐसा। हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस की लाइन जो है वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है। ये Z=1 की लाइन है। Z=1 कब रहता है, जब प्रेशर इनटू वॉल्यूम आइडियल और प्रेशर इनटू वॉल्यूम रियल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो भाई जब Z की वैल्यू 1 रहेगी, उसका मतलब उस टाइम पर क्या रहेगा, तुम्हारी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव करेगी। ठीक है, तो रियल गैस जो है वो कैसा बिहेवियर शो करेगी, आइडियल गैस पे। ऐसा कब होता है, जब प्रेशर लो होता है। तो अभी पीछे हमने ग्राफ देखा था, प्रेशर को अगर आप लो रखेंगे उस टाइम पर ये और ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर, मतलब Z=1। तो ये लाइन किसकी है, ये लाइन है आइडियल गैस की। लेकिन हम क्या देखते हैं, Z की वैल्यू जो है, जो हमारे सराउंडिंग में गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, उनके केस में डिफरेंट आती है। कुछ गैसेस ऐसी हैं जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम वैल्यू शो करती हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम की। ठीक है, और कुछ गैसेस ऐसी है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा वैल्यू शो करती है। तो यहाँ पर देखो Z=1 है, ये हमारा ओरिजिन था 0, तो 0 से भाई 1 के बीच में क्या आएंगी, वैल्यूज जो आएंगी वो लेस देन 1 रहने वाली है, फ्रैक्शनल वैल्यूज। और इस पॉइंट से ऊपर अगर जाओगे तो Z की वैल्यू क्या रहने वाली है, Z विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था जो इस एक्सिस के अलोंग इंक्रीज हो रहा था। और यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ कर रखा है, प्रेशर। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, डेविएशन बढ़ता जा रहा है, इस लाइन से ज्यादा दूर वैल्यूज जा रही है। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और ये जो तुमने PV रियल निकाली, ये वो वैल्यूज है, इनका डेविएशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ अगर ऊपर की तरफ एक्सट्रापोलेट करें तो और भी ज्यादा डेविएशन शो कर रहा है। तो ये डिफरेंस जो है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेविएशन। ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही डिफरेंस ज्यादा, मतलब डेविएशन ज्यादा। इस प्रेशर पे देखो, यहाँ पर जब प्रेशर रहता है तो गैसेस का डेविएशन जो है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। इन दोनों गैसेस का, इनका डेविएशन कितना रहता है, इतना रहता है। तो कौन सी गैस कितना डेविएट कर रही है, ये ग्राफ हमें बता देता है किस प्रेशर पे डेविएशन जो है वो किस गैस का कितना देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर Z की वैल्यू जब लेस देन 1 है और ये Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसको बोला जाता है गैसेस
विच शो नेगेटिव डेविएशन। आइडियल गैस बिहेवियर से भी कम वैल्यू आ रही है प्रेशर इनटू वॉल्यूम की। तो जो भी इस लाइन से नीचे लाई करती हैं, दीज गैसेस दे शो नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। और जो गैसेस ऊपर की तरफ चली जाती हैं, दीज गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो गैसेस का डेविएशन कैसा हो रहा है? कुछ गैसेस का पहले तो डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद में इंक्रीज हो रहा है, और कुछ गैसेस का स्टार्टिंग से ही क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर इन रिजल्ट्स को हम यहां पर अप्लाई करते हैं, when z is equal to 1 then it means PV real is equal to PV ideal। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमने जो सोचा था उसके बराबर आ रहा है, और ऐसा कब होगा? जब प्रेशर लो होगा। सेकंड, when z is greater than 1, z is greater than 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? PV real upon PV ideal, this will be greater than 1। z की वैल्यू पुट कर दी, और इससे क्या निकल के आता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम रियल इज ग्रेटर देन प्रेशर इनटू वॉल्यूम आइडियल। मतलब तुमने जितना सोचा था, जो वैल्यू आनी चाहिए, उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है। ये कब पॉसिबल होगा? देखो यहाँ पर आप सोच के चल रहे हो कि हमारा जो प्रेशर है गैस का वो 1 atm है, और वॉल्यूम कितनी आ गई? 10 लीटर। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कितना हो गया? 10। अगर हम प्रेशर को 2 atm कर देते हैं तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 5 लीटर, और अभी भी क्या आएगा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम 10। लेकिन एक्चुअल में क्या है? वॉल्यूम उतनी डिक्रीज नहीं हो रही, वॉल्यूम 6 लीटर आ रही है। तो 6 इंटू 12 क्या आ गया? 6 इंटू 2 क्या आ गया? 12 आ गया। तो तुम सोच रहे हो इतनी वैल्यू आएगी, जब मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो वॉल्यूम 5 लीटर होनी चाहिए, 5 लीटर होनी चाहिए, तो आंसर आना चाहिए अभी भी 10। लेकिन एक्चुअल में क्या है? तुम्हारी गैस जो है वो ज्यादा कंप्रेस नहीं हो पा रही। तो इसका एक ही मतलब है, जब ये वैल्यू इससे बड़ी आ जाए तो समझ जाना हमारी गैस ज्यादा कंप्रेस नहीं होती, क्योंकि हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा वॉल्यूम रहती है गैस की। तो यहां पर आप एक स्टेटमेंट लिख लो। सो इन दिस केस द गैस इज लेस कंप्रेसिबल। ऐसे केसेस में क्या होता है? गैस कम कंप्रेसिबल होती है। तो ये ग्राफ तुम्हें क्या चीज बता रहा है? ये गैस और ये गैस, इन दोनों की वैल्यू क्या है? z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इनकी लाइन कभी नीचे गई ही नहीं। z इज ग्रेटर देन 1 मींस दीज टू गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल। इनको आप जब कंप्रेस करना शुरू करेंगे तो इन गैस को कंप्रेस करना इजी नहीं है, दे कैन नॉट बी इजीली लिक्विफाइड। तो अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देता हूं इसी के साथ में, सच टाइप ऑफ गैसेस आर नॉट इजीली लिक्विफाइएबल। नोट कर लेना बच्चों इस पॉइंट को। ऐसी गैसेस जिनका z जो है वो हमेशा क्या रहता है? ग्रेटर देन 1 रहता है। आइडियल गैस की लाइन से हमेशा ऊपर की तरफ जिसकी लाइन जाती है, सच टाइप ऑफ गैसेस, these gases are not easily compressible। ऐसी गैस को कंप्रेस करना आसान नहीं है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना बच्चों। जब भी z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो ऐसी गैसेस को कंप्रेस करना इजी नहीं होगा, क्योंकि हम जो सोच रहे थे उससे ज्यादा वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर रही है। तो हमने सोचा तो ये था कि वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन गैस की वॉल्यूम एक्चुअल में उतनी कम नहीं हो रही। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है कि जब प्रेशर इनटू वॉल्यूम, मतलब z जो है इसकी वैल्यू क्या रहे? लेस देन 1। z की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, इसका मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम रियल गैस अपॉन प्रेशर इनटू वॉल्यूम आइडियल गैस जो है वो कितना आएगा? इट कम्स आउट टू बी लेस देन 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम रियल गैस इज लेस देन प्रेशर इनटू वॉल्यूम आइडियल गैस। तो कहने का मतलब क्या है? आपने जितना सोचा था, हमने सोचा था कि यहाँ पर जो है प्रेशर डबल कर देंगे तो वॉल्यूम आधी हो जाएगी और प्रोडक्ट अभी भी क्या आएगा? उतना ही आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया? हमारी वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो हम सोच के तो चल रहे थे 5 रहेगी, लेकिन वॉल्यूम हो गई 4 लीटर। अब प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 8। तो ये हो गया यहाँ पर। तो जिस गैस की लाइन नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब उसका प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, आना चाहिए था इतना, लेकिन आ रहा है इतना। तो ऐसी गैसेस जो होती हैं
वो टाइम से पहले ही क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, मतलब लिक्विफाई हो जाती है। तो सच टाइप ऑफ गैसेस जो है दे आर इजीली लिक्विफाइएबल। प्रेशर इनटू वॉल्यूम कम है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं सच टाइप ऑफ गैसेस आर इजीली लिक्विफाइएबल। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें पता चलता है इस ग्राफ से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ग्राफ से, कि कौन सी गैस जो है उसको कंप्रेस करना आसान है और किस गैस को कंप्रेस करना टिपिकल है। तो जो गैस लाइन से ऊपर चली गई, जिसकी लाइन जो है वो इस आइडल गैस की लाइन से ऊपर जा रही है, ऐसी गैसेस जो है उनके केस में क्या हो जाता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम ग्रेटर देन हो जाता है जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे, और ऐसी गैसेस को कंप्रेस करना टिपिकल हो जाता है। लेकिन ऐसी गैसेस जिनकी लाइन नीचे की तरफ लाई करती है, उनके केस में क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज लेस देन एक्सपेक्टेड। इसका मतलब वो टाइम से पहले ही कंप्रेस हो रही है, वो ज्यादा कंप्रेस हो रही है, तो उसको कंप्रेस करना आसान है, मतलब उसको लिक्विफाई करना आसान है। तो ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है रियल गैस का। अब देखो बच्चों, ये डेविएशन क्यों आ रहा है, ठीक है, इसका कारण क्या है। ये जो हमें डेविएशन देखने को मिला, हमने सोचा था कि इक्वेशन जो है वो ये फॉलो होगी, आइडल गैस इक्वेशन, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो गैसेस किसी तरीके का एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करेंगे, जैसे कि आइडल गैस को करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में हमें डेविएशन देखने को मिल रहा है हमारे सराउंडिंग में जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं उनका। तो ये डेविएशन क्यों देखने को मिल रहा है, कॉज ऑफ दिस डेविएशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन के दो कारण हैं बच्चों, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला कारण जो है, जब आप किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, मतलब जब उसको आप दबाते हैं, सपोज अभी वॉल्यूम इतनी है, कुछ देर बाद में क्या हो जाएगा, हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो हमारी पिस्टन यहाँ पर आ गई, ठीक है, यहाँ पर आ गई। तो भाई पहले तो वॉल्यूम क्या थी, वॉल्यूम ज्यादा थी, लेकिन अब क्या हो गई, वॉल्यूम कम हो गई। वॉल्यूम कम हो गई तो भाई गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे ना, जब ज्यादा कंप्रेस करोगे, ठीक है। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं किसी गैस के ऊपर, तो गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती है, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती है तो गैस के पार्टिकल्स पास आ जाते हैं। जब गैस के पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, तो आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि गैस चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है, इसके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, लंडन फोर्सेस। तो जितना ज्यादा गैस का पार्टिकल पास आएगा, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंडन फोर्सेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगा। अब देखो आइडल गैस ने क्या बोला था, आइडल गैस ने दो रूल्स फॉलो किए थे। पहला रूल था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये था कि पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। यहाँ क्या हो रहा है, जब तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, पास आने के कारण उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण हो सकता है इस डेविएशन का। हाई प्रेशर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो लिखिए फर्स्ट फैक्टर, एट हाई प्रेशर gas molecules come closer and hence intermolecular force of attraction exist। तो ये एग्जिस्ट करने लग जाता है भाई जब प्रेशर आप बढ़ाते हैं, ठीक है। ये एक कारण है डेविएशन का। अब चलो दूसरा कारण देखते हैं। जब गैस की वॉल्यूम इतनी थी, वॉल्यूम जब लार्ज थी, उस टाइम पर हमने क्या किया था, इस गैस के पार्टिकल को बहुत छोटा मान के और इसकी वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया था। लेकिन जब तुम गैस को दबाते हो, कंप्रेस करते हो, इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करते हो और वॉल्यूम जब इतनी कम रह जाती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ गए, तो अब जो है ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो अब मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज द सेकंड फैक्टर, ठीक है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है डेविएशन का। आपने जब आइडल गैस के लिए रूल्स बनाए थे, तब आपने ये बोला था कि गैस का मॉलिक्यूल जो है वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे कोई भी प्रेशर हो। लेकिन ये बात बताओ, जब प्रेशर जो है हम हाई कर देते हैं, जब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाते हैं कि अब उनके बीच में खाली जगह नहीं बचती।
खाली जगह जब नहीं बचेगी उस टाइम पर अगर हम वॉल्यूम ऑफ गैस को दें और अगर हम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को कंसीडर करें तो अब आप मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास खाली जगह ही इतनी नहीं है। ठीक है, तो इस खाली जगह में गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, तो अब आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते व्हेन योर टोटल वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। तो भाई अब इस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को कंसीडर करना ही पड़ेगा, और यही कारण था डेविएशन का। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हाई प्रेशर पे डेविएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? दोनों पॉइंट जो है आइडल गैस के वो वायलेट हो गए। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल एट हाई प्रेशर। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं ये चेंज हो जाते हैं जब हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तब, और इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से क्या हो जाती है, हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो PV इज नॉट इक्वल टू nRT। जितना हम सोच रहे थे मतलब PV आइडियल, हमारा एक्चुअल में प्रेशर इनटू वॉल्यूम मतलब PV रियल उतना नहीं आया। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस वजह से वायोलेट हो गई बिकॉज गैसेस जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं इन दो फैक्टर्स को शो करती हैं जब प्रेशर को बढ़ाया जाता है एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे वॉल्यूम भी उनकी जीरो नहीं मान सकते आप, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको भी आप खत्म नहीं कर सकते, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो भाई अब इस चीज को जो है वो क्या किया जाए, इसको सुधारा कैसे जाए? तो देखो एक साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने एक इक्वेशन दी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेंडरवॉल इक्वेशन। वेंडरवॉल इक्वेशन, इसको रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इन्होंने इक्वेशन बनाई P प्लस ए n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू b माइनस एन वी इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन है फॉर n मोल्स ऑफ गैस। तो कोई भी गैस जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। इस इक्वेशन में दो नए टर्म्स को जोड़ा गया, एक तो है ये और एक है ये। इन दोनों को बोला जाता है दीज आर कॉल्ड करेक्शन फैक्टर्स। इनको क्या बोलेंगे? करेक्शन फैक्टर। ये जो है इसको तो बोला जाता है प्रेशर करेक्शन फैक्टर, और ये जो है इसको बोला जाता है वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। चलो अब समझते हैं इन दोनों को। बच्चों अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिख के बताया था, पहला पॉइंट कॉज ऑफ डेविएशन। जब गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं? अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है? लंडन फोर्सेस का। ठीक है, अगर गैस नॉन पोलर है तो भाई लंडन फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब ये पार्टिकल क्या था? पहले दीवार के साथ टकरा रहा था। दीवार के साथ पहले जब ये टकरा रहा था तो इसने जितना भी प्रेशर एक्सर्ट किया वो हम यहाँ यूज करते थे। तो पहले हम क्या मान के चल रहे थे कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नाम की चीज है ही नहीं। तो भाई कोई चीज अगर फ्री है बिल्कुल, उसको कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो वो जितने फोर्स के साथ टकराएगी वो प्रेशर अभी कितना है? मान लो ये P है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे आपने इस गैस के प्रेशर को, गैस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया तो पार्टिकल्स पास आए, और पार्टिकल्स पास आ रहे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो गया तो ये पार्टिकल पहले जिस फोर्स के साथ टकरा रहा था, अब ये क्या करेगा? ये इसको खींचेगा पकड़ के। तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल को उतने फोर्स से यहाँ पर टकराने नहीं देगा जितने फोर्स से ये पहले टकरा रहा था, और इस वजह से क्या हो जाएगा? ये पार्टिकल उतने फोर्स से नहीं टकराएगा, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब पार्टिकल्स पास आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और इस अट्रैक्शन की वजह से जितने फोर्स से वो पहले टकरा रहे थे इस वेसल की दीवार के साथ, उतने फोर्स से अब नहीं टकरा पाते। तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप लिख लो कि भाई ये प्रेशर करेक्शन फैक्टर किस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया है? ये इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया है कि ये जो प्रेशर है, जो रियल गैस का प्रेशर है, एक्चुअल में ये वैल्यू कम है। और क्यों कम हो गई? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया एट हाई प्रेशर। गैस मॉलिक्यूल्स एट हाई प्रेशर come close and attract each other, hence they reduce the force
they reduce the force with which they strike with the wall. They strike with the wall of container. This reduces pressure of gas. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, गैस का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो कितना प्रेशर रिड्यूस हो गया वो कौन बताता है, ये, ठीक है। तो ये प्रेशर करेक्शन फैक्टर का एक्सप्लेनेशन है। प्रेशर करेक्शन फैक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इस चीज की वजह से। तो यहां पर आप लिख लो अमाउंट ऑफ प्रेशर रिड्यूस्ड ड्यू टू अट्रैक्शन, दिस इज इक्वल टू a_n² अपॉन v², ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है भाई। तो ये गैस का जितना प्रेशर है उसमें ये जितना प्रेशर कम हो गया अट्रैक्शन की वजह से, अगर ये जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर आ जाता है, ये बराबर आ जाएगा PV = nRT में जो प्रेशर था तुम्हारे पास उसके बराबर। तो आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर हो जाएगा ये, जब हम कंटेनर के अंदर गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं तब उसके अंदर ये फैक्टर अगर कंसीडर कर लिया जाए तो गैस के मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर पे पास आते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से वो फोर्स को कम कर देते हैं। फोर्स कम हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो गया तो कितना प्रेशर कम हो गया, इसके लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, किसने, वैन डर वाल ने। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन फैक्टर। ये फैक्टर हमें ये बताता है कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था मॉलिक्यूल्स के बीच में, जितना ये वैल्यू बढ़ेगी उतना ही ये कम होता जाएगा, और इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर। मतलब जब पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन था ही नहीं, कब नहीं था, जब प्रेशर लो था। तो जब प्रेशर लो था उस टाइम पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था। इसी वजह से लो प्रेशर पे हमें कैसा बिहेवियर देखने को मिल रहा था, लो प्रेशर पे ये दोनों ग्राफ मर्ज हो रहे थे। तो मर्ज क्यों हो गए, क्योंकि लो प्रेशर पे क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, तो ये जो प्रेशर रियल होता है ये किसके बराबर हो जाता है, आइडियल के बराबर, और ये फैक्टर क्या हो जाता है, 0। ठीक है। तो लो प्रेशर पे ये फैक्टर 0 रहता है क्योंकि पार्टिकल्स दूर होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। तो नोट कर लेना इस पॉइंट को, एट लो प्रेशर a_n² अपॉन v² इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर रहते हैं। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। तो दूसरा फैक्टर देखो, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, सेकंड फैक्टर जो है हमारा वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। तो देखो बच्चों, जब हम किसी आइडल गैस को इस सिलेंडर के अंदर स्टडी कर रहे थे उस टाइम पर हमने क्या मान लिया था कि गैस की जो टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम है V, और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जिसको हम स्मॉल v मान लेते हैं, दिस स्मॉल v इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब टेंडिंग टू 0। तो भाई अगर गैस टोटल वॉल्यूम v ऑक्यूपाई कर रही है और मॉलिक्यूल की वॉल्यूम तुम 0 मान रहे हो, इसका मतलब फ्री स्पेस जो बचा हुआ है तुमने उसको मान रखा है यहां पर v। ठीक है। तो गैस का पार्टिकल इतना छोटा है कि उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या हो गई, 0 मान ली हमने, मतलब हम फ्री स्पेस को ले रहे थे। इस इक्वेशन के अंदर हम क्या लेते हैं, इस इक्वेशन के अंदर PV = nRT में हम फ्री स्पेस कंसीडर करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। लेकिन जब हम हाई प्रेशर के ऊपर किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो भाई अब तो वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। तो ये हमारी पिस्टन है और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स जो है अब उनकी वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि टोटल वॉल्यूम ही बहुत कम होगी। तो टोटल वॉल्यूम दैट इज V, ठीक है, इसको कैपिटल V मान लो, दिस इज वेरी स्मॉल। तो अब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है स्मॉल v, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। और अगर इस इक्वेशन में जो v है दैट इज फ्री स्पेस, अगर वो निकालो यहां पर तो क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में से मॉलिक्यूलर वॉल्यूम माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, फ्री स्पेस। और ये फ्री स्पेस किसके जैसा हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन में जो वॉल्यूम यूज की है उसके जैसा हो जाएगा।
तो ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है इसको यहां पर क्या माना जाता है, NB। तो देखो बच्चों यहां पर आपको जो है वो एक रिलेशन बता देता हूं, कई बार ये रिलेशन पूछ ली जाती है। ये बताओ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है वो कितनी होती है, सॉरी ये जो B कांस्टेंट है, ये B कांस्टेंट जो है जो यहां पर इस इक्वेशन के अंदर यूज किया गया है, इसकी वैल्यू होती है 4V। मतलब B जो है वो 4 टाइम्स मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के बराबर है। क्यों माना गया ये 4 टाइम्स मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के बराबर है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो इस कंटेनर के अंदर हैं वो फिक्स नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं अभी भी। और जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो हम ये मानते हैं कि वो अपने स्पेस से 4 टाइम्स ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, जब आप कंटिन्यूअसली मूव करते हो किसी रूम के अंदर, किसी स्पेस के अंदर, तो आप जो जगह घेरते हो, जो स्पेस जो आप ऑक्यूपाई करते हो, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स योर वॉल्यूम। तो गैस का मॉलिक्यूल भी जब मूव करेगा तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 4 टाइम्स इट्स वॉल्यूम। तो ये जो B कांस्टेंट हमने लिया था, ये B कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 टाइम्स V। तो ये 4 टाइम्स V क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो गैस जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, इसके पार्टिकल्स अभी कांस्टेंट फिक्स नहीं हुए हैं, बल्कि ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और मूव कर रहे हैं इस वजह से ये स्पेस कितना ऑक्यूपाई करते हैं, 4 टाइम्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो ये V जो है इसमें से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ये हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं यहां पर, V माइनस NB। तो ये हमारा वॉल्यूम का करेक्शन फैक्टर, दिस इज वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। तो इसी वजह से जो है वो यहां पर N इंटू B, B कांस्टेंट लिया गया। B कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स V है। मान लो N नंबर ऑफ मोल्स है तुम्हारे पास गैस के, तो N से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो B माइनस NB हो गया यहाँ पर। तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन, और ये हो जाते हैं इसके 2 फैक्टर्स। तो ये फ्री स्पेस लेना है, इस वजह से B माइनस NB आया। ये प्रेशर ऑफ द गैस प्लस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पार्टिकल्स को जब हम दबाते हैं तो फिर उसके बाद में क्या हो जाती है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए। अब इन दोनों फैक्टर्स में AN² अपॉन V², दिस इज दी फैक्टर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये फैक्टर आया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, और NB वाला फैक्टर आ रहा है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की वजह से। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल एट हाई प्रेशर। अब देखो बच्चों इसके अंदर 2 कांस्टेंट है A एंड B। These constant are called वैन डर वाल कांस्टेंट। इन कांस्टेंट को क्या कहते हैं, वैन डर वाल कांस्टेंट कहते हैं। ये वैन डर वाल कांस्टेंट की कई बार यूनिट पूछ ली जाती है, इसकी बताओ क्या यूनिट रहेगी, और B की बताओ क्या यूनिट रहेगी। ठीक है, तो A और B की यूनिट क्या आएगी। तो देखो बच्चों प्रेशर में कोई चीज ऐड करोगे तो उसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, प्रेशर के बराबर ही होनी चाहिए। तो ये प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है AN² अपॉन V², दिस इज आल्सो हैविंग अ यूनिट ऑफ प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM। तो अगर मैं A की यूनिट निकाल रहा हूं, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने लिख दिया इधर। वॉल्यूम क्या है, लीटर में, लीटर मैंने लिख दिया इधर। दिस इज इक्वल टू ATM। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो A की यूनिट क्या आ जाएगी, A इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। तो ये यूनिट आ जाती है हमारे पास A की। ध्यान रख लेना इसको, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ A। A की यूनिट इस तरीके से निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से। ऐसे ही B की यूनिट पूछेगा तो B की यूनिट कैसे निकालोगे, तो यहां पर अप्लाई कर दो इस फॉर्मूले को। NB, वॉल्यूम में से कोई टर्म माइनस कर रहे हो मतलब उसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम के जैसी होनी चाहिए। वॉल्यूम किसमें होती है, लीटर में। ठीक है, तो NB की वैल्यू जो है यूनिट क्या आएगी, लीटर के बराबर। N क्या है, मोल, इंटू B इज इक्वल टू लीटर। तो B किसके बराबर आ गया, लीटर पर मोल। तो A और B की यूनिट आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ A का सिग्निफिकेंस क्या है और B का सिग्निफिकेंस क्या है। तो क्या सिग्निफिकेंस है A और B का, A तो हमें बता रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और B हमें क्या बता रहा है, इट इज अबाउट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो A बताता है सिग्निफिकेंस, अगर पूछता है A और B का तो आप ये लिख सकते हो, A बताता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, और B क्या बताता है,
बी हमें बताता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो ये हो जाता है बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब इसकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स जो है वो आप सॉल्व कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।